destiny is shaped by the force of thoughts. So, always think positive. Hello and welcome to Impart Tutoring. Dear all, in our previous session, we have discussed what force is and what are its effects. Moving ahead with the same topic, in today's session, we are going to learn about the kinds of forces. So, here we go. There are two kinds of forces. Number one is the contact force, and the other type of forces is the non-contact forces. In this video, today I am going to explain you about the different kinds of contact forces so that you are aware of such forces and can make out where and how they are used. So let's begin with the contact forces. First of all, see what these contact forces are. So here, as on the screen you can see, I have written a definition for you. ये definition कहती है the force which are applied on bodies by making a physical contact are called contact forces. यानी ऐसी forces जो कोई भी दो बॉडीज अगर फिजिकली कांटेक्ट में हैं तब अप्लाई होती है, तो ऐसी फोर्सेस को कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस. जैसे आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर इमेज लगाई हुई है, उसमें आप देख रहे हैं दैट अ पर्सन इज ट्राइंग टू पुश अ चेयर. अब चेयर आपको पुश करना है, आपको अलमीरा पुश करना है, आपको बॉल को हिट करना है. अगर ऐसे सारे कंडीशंस अराइज होते हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या बिना कांटेक्ट में आए हुए ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों बॉडीज जो हैं, वो फोर्स अप्लाई हो सकती है? क्या हम सिर्फ फूंक मारेंगे और बॉल जो है वो हवा में उड़ जाएगी? तो कोई यहाँ पिक्चर तो चल नहीं रही है भाई, है ना. तो ऐसी जगह पर बेटा, जब हमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है, व्हेन दे आर फिजिकली इन कांटेक्ट, देन सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस. चाहे आपने बैट को लेकर के बॉल को हिट किया, या आपने चेयर टेबल को पुश किया, पुल किया, आपने डोर बंद किया, खोला, कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहां पर आप देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट द टू बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट, तब जो भी फोर्स अप्लाइड होती है दैट इज कॉल्ड द कांटेक्ट फोर्स. आज के वीडियो में हम कांटेक्ट फोर्सेस को ही डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि ये फर्दर किस तरीके से और डिवाइडेड हैं और कौन कौन से तरीके हैं जहां पर कांटेक्ट फोर्सेस किस किस तरीके से अप्लाई होती है. एंड तक देखिए ये वीडियो, जिससे कि आपके दिमाग में इन फोर्सेस को लेकर के जो कोई भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. और फिर नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का. तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. सो देखते हैं आगे कि कांटेक्ट फोर्सेस किस किस तरीके की होती हैं. तो जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रिक्शनल फोर्स. तो देखते हैं व्हाट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. सो द फ्रिक्शनल फोर्स सेज the force which acts in the direction opposite to the direction of motion of an object is called frictional force. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर मैंने लगाया हुआ है जहां पर एक पर्सन है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए, एंड ऑन द अदर हैंड ऑपोजिट साइड से फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम सीधे सीधे ऑब्जर्व करें तो दूसरी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है
जो उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है या पकड़ रहा है। स्टिल कोई फोर्स तो है कि जिसकी वजह से इनिशियली वो ऑब्जेक्ट नहीं हिलता। ये चीजें आपने पहले भी ऑब्जर्व की होंगी। जब आप किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने की कोशिश करते हैं तो इनिशियली वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होता है। जब आप एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा अप्लाई करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो पाता है। द रीजन इज कि इनिशियली जब आपने कम फोर्स अप्लाई किया था तो उतना ही अमाउंट का फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर अप्लाई हो रहा था, जिसने उस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होने दिया। यही रीजन है कि हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स हम जहां कहीं भी रख देते हैं वो वहीं पर रखे रहते हैं। आपने टेबल के ऊपर बुक रख दिया तो बुक क्या अपने आप से गिर जाएगी नीचे? नहीं गिरेगी जी, कभी नहीं गिरेगी। Why? Because the frictional force is holding the book on the table. तो ध्यान रखना है कि हर ऑब्जेक्ट, और ये हर जगह एप्लीकेबल है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स में एक ऑपोजिट एंड से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता ही करता है, जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होने देता और जिस भी डायरेक्शन में मोशन है उसके ऑपोजिट में उसको एक्ट करके रखता है। इसीलिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी भी बताया, टेबल, चेयर, अलमीरा वगैरह, ये सारे अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं एंड दे डू नॉट गेट डिस्प्लेस्ड until and unless we apply any more external force। ठीक है, इसके बारे में आपको और भी पता है, बहुत सी चीजें फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आपको और भी पता है कि यही वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी देता है। और किस तरीके से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स जानने हैं तो एम्पायर ट्यूटरिंग पर ही एक चैनल है फोर्स, इस पर एक और वीडियो है फोर्स के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। प्राइमरी थोड़ा 6th 7th 8th का वीडियो है, वो आप देखिएगा। उसमें फ्रिक्शनल फोर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे, क्या और फैक्टर्स हैं फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, वो सारे कुछ आप देख सकते हैं। और मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी जिससे कि आपको उसको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फोर्स की तरफ। नेक्स्ट जो फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स, वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये फोर्स कब एक्ट करता है? देखिए ध्यान रहे आप लोगों को कि अभी हम सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेस जितने भी तरीके के हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिफाइन नहीं किया है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब क्रिएट होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, बेटा आपका बुक टेबल पर रखा है ना, उस केस में जो बुक है वो क्या कर रही है, टेबल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है टेबल के सरफेस पे। तो वो फोर्स कहलाएगी यहां पर नॉर्मल फोर्स। इस तरीके की फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एक्ट करती है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल जो वर्ड है वो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी यूज किया गया है। When the angle formed between incident ray and reflected ray is 90 degree, then it is a normal। वहां आपने देखा होगा है ना, नॉर्मल क्रिएट होता है, परपेंडिकुलर होता है वो जिस भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्शन की रे, इंसिडेंट रे, दैट इज नॉर्मल, दैट इज 90 डिग्री। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी सरफेस पे रख रहे हैं तो एक फोर्स अप्लाई हो रही है, वो ऑब्जेक्ट उस सरफेस पर फोर्स अप्लाई करता है इन नॉर्मल डायरेक्शन, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, विच इज कॉल्ड नॉर्मल। इन रिस्पॉन्स आपको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको शायद थोड़ा सा मालूम होगा कि उसमें क्या होता है। इन द सेम वे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर ऑल्सो अप्लाइड। तो जब बुक जो है टेबल पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगी तो इन रेस्पॉन्स टेबल भी उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, जो कहलाता है रिएक्शन फोर्स।
तो इन दोनों फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। केवल मैं यहाँ पर आपको अभी एक एक लाइन में ही ब्रीफ कर रही हूँ, क्योंकि इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्ड आप जैसे जैसे हायर लेवल में जाते जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें आप और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल आपके मन में जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो लेकर के इन फोर्सेस को बारे में कि किस तरीके से होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, तो उसके लिए इतनी ब्रीफिंग सफिशिएंट है। नेक्स्ट है टेंशन फोर्स, जिसको हम नॉर्मली टेंशन भी कहते हैं। अब ध्यान रहे आपको कि टेंशन का मतलब होता है, जैसे हिंदी में भी कहा जाता है तनाव, तो तनाव का मतलब सिर्फ मेंटल टेंशन से नहीं है। जो वर्ड आया है इट मींस जब किसी भी चीज को हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया हुआ है और वो एक ऐसे लेवल तक स्ट्रेच हो गई है कि उसके बियॉन्ड वो स्ट्रेच नहीं हो सकती। अब अगर आपने उसे उससे बियॉन्ड स्ट्रेच किया तो वो चीज टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो ये टेंशन फोर्स जो है कब प्रोड्यूस होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी रोप के सहारे से, किसी स्ट्रिंग के सहारे से, किसी केबल के सहारे से अगर हैंग कर देते हैं, यानी आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर के किसी चीज पे हैंग कर दिया, लटका दिया, तो क्या होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी स्ट्रिंग है, रोप है या केबल है, उसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, है ना। उस तरीके से क्या होता है, उसमें फोर्स प्रोड्यूस होता है उस समय पर। उस किस में प्रोड्यूस होगा, आपके रोप में, आपके केबल में। तो वो क्या कहलाएगा, इस तरीके का फोर्स कहलाएगा टेंशन फोर्स, या सिंपल हम इसको टेंशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के केस में, जैसा कि ये नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग की, तो ऐसा फोर्स जो किसी भी तरीके की स्प्रिंग पर एक्सर्ट होता है, विच इज एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग फोर्स, जिसको हुक्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसके बारे में, जैसा मैंने पहले भी बताया, डिटेल्ड में किस तरीके से इसका यूज होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन, वो सब आप फर्दर सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है या स्ट्रेच हो रही है, उस केस में जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो है फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलाइजन। जितने बाकी के फोर्स मैंने अभी डिस्कस किए वो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, इतने डिटेल में नहीं दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पर उनको डिस्कस इसलिए किया है बिकॉज मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स वर हैविंग प्रॉब्लम। कुछ टॉपिक्स में उनको दिक्कत आ रही थी, थोड़े कंफ्यूज थे वो, तो इस वीडियो को देखने के बाद उनकी कुछ कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगी। तो एनसीईआरटी में इस तरीके से फोर्सेस को डिफाइन नहीं किया हुआ है, बट आईसीएसई के कंटेंट में ये सारे इसी तरीके से डिफाइन किए गए हैं, तो ये वीडियो दोनों को ही हेल्प करेगा। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं फोर्स विच इज एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलाइजन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो कोलाइजन क्या है, मैंने केवल यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है। कोलाइजन क्या होता है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स या कोई दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं किसी थोड़े टाइम के लिए, वहां पर मैंने क्लियरली लिखा है अबाउट अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, तब जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, जब फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलाइजन। तो जैसा आप देख सकते हैं इमेज में, बिफोर कोलाइजन जो वेलोसिटीज हैं ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की, दैट इज u1 एंड u2, टाइम t सेकेंड्स पर वो कोलाइड हुए कुछ समय के लिए, और फिर उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई v1 और v2 में। अब आप जो मिडिल वाला पिक्चर है उसको ध्यान से देखिए, जहां पर लिखा है ड्यूरिंग कोलाइजन, तो ए ऑब्जेक्ट पर मैंने वहां पर लिखा है FBA और बी ऑब्जेक्ट पर लिखा है FAB। इट मींस ए ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जो ऑब्जेक्ट बी ने किया,
तो बी से ए की तरफ जो फोर्स एक्सर्ट हुआ, क्योंकि ए ऑब्जेक्ट पर है इसीलिए उसको रिप्रेजेंट किया है एफ बी ए से। और जो फोर्स ऑब्जेक्ट ए ने एक्सर्ट किया किस पर, ऑब्जेक्ट बी पर, उसको रिप्रेजेंट किया है एफ ए बी से। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन भी कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा होगा बुक्स में कई जगह, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर ये क्या है। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए हेल्प करेगा, और डिफरेंट फोर्सेस यानी ऐसी हर जगह, शायद आपने अभी तक ये नहीं पढ़े होंगे कि स्प्रिंग्स या आपके जो रोप्स वगैरह हैं ये भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लेकिन अब इसके थ्रू आपको ये भी नॉलेज हो गई कि ऐसी ऐसी चीजों से भी फोर्स प्रोड्यूस होता है, ऐसी ऐसी चीजें जो हैं वो भी फोर्स एक्सर्ट करती हैं। So this is all about the contact forces. Stay tuned with Empire Tutoring to gain more knowledge, more information about forces through my next video. Till then, keep and enjoy learning and wait for the next video. Thank you.